सबसे पहले आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पहली क्लास में ये बतलाते चलें कि किस प्रकार से हम लोगों को सारा कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा इस पूरे के पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि हम लोग जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके बेसिक्स को एकदम से पकड़ के चलना है। बेसिक्स को पकड़ के चलने का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा कि आप अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कभी भी ना भूलें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हर जगह हर थ्योरी के ऊपर जोड़ना जरूरी है। जैसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लोक प्रशासन का अर्थ और विस्तार, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले इस चीज को जब आप समझने के लिए जा रहे हैं तो जितने भी डेफिनेशंस मैं दूंगा यहाँ पर उन सब को प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिकली आप जोड़ेंगे तो नंबर तभी मिल पाएगा, अदरवाइज नंबर एवरेज मिलेगा जो कि आपके काम का नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए लोक प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है, इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द के अर्थ को समझें। अब यहाँ पर याद रखिएगा लोक प्रशासन और प्रशासन दो चीजें यहाँ पर आपको निकल कर आ रही है। लोक प्रशासन समझना है तो पहले प्रशासन समझना जरूरी है। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेटर से या प्रशासन करना आपका दो लातीन शब्दों एड तथा मिनिस्टर से के मेल से निकलता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या प्रतिबंध करना। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी आज के टाइम में अगर आप देखते हैं प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रधान सेवक जब आपका प्रधानमंत्री अपने आप को कहता है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ ही होता है सेवा करना, एडमिनिस्टर, जिसका अर्थ सेवा करना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा प्रशासन का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। यहाँ पर इस चीज की अवधारणा को थोड़ा और डिटेल करना है हम लोगों को। अभी तो ये बेसिक हम लोगों ने पहला पकड़ा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मैंने जैसे आपको पीएम आज प्रधान सेवक अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं ये एग्जाम्पल दिया, तो आपको इसी प्रकार से एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपके काम के हैं और कौन कौन से करेंट आपके चीजें चल रही हैं आपकी सोसाइटी में। तो हर चीज को कोरिलेट करना सीख लीजिए, बहुत आसानी होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने और समझने दोनों में। चलिए अब बात करते हैं प्रशासन की परिभाषाओं की। जब हम लोग बात करते हैं प्रशासन की परिभाषाओं की तो प्रशासन की जो भी परिभाषाएं हैं वो एक लिमिटेशंस में हमारी दी गई हैं। लिमिटेशंस में देने का मतलब समझिए कि क्या है यहाँ पर कि जितनी भी हमारे यहाँ पर परिभाषाएं होंगी डिफरेंट अलग अलग जितने भी हमारे प्रशासन के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा दी गई है, तो सबने अपने आप अपने अपने तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन जब देखेंगे इन सब का कंक्लूजन तो एक थोड़ा सा मिलता जुलता ही नजर आता है। हालांकि बहुत सारे चीजों में यह एक दूसरे से वैरी भी करेंगे। प्रशासन की अवधारणा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। अब सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ई एन ग्लैडन। अब ई एन ग्लैडन बहुत आराम से इसको कहते हैं कि प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबर पूर्ण शब्द है, यानी कि एक प्रकार से इसमें कहीं ना कहीं आडंबर है ही। तो यहाँ पर लंबा भी है आडंबर भी है। अब इसका सीधा साधा अर्थ है मामलों का प्रबंधन करना, लोगों की देखभाल करना या उनका ध्यान रखना। जो इसका पायस या प्योर अगर कह सकते हैं कि मतलब है वो सीधा सा ये होता है कि लोगों की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना। ये आपका एक कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है। अब यहाँ पर याद रखिएगा यह एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पर ग्लैडन, यह एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया सुनिश्चित कार्य है। अब कोई एक टारगेट है जो निश्चित है हमारा, सपोज करते हैं हम लोगों ने 2022 तक टारगेट दिया है प्रत्येक व्यक्ति को घर का,
तो यहाँ पर जो घर का टारगेट है, अब यहाँ पर जब हम लोगों ने ये दिया टारगेट 2022 तक कि हर एक व्यक्ति को भारत में घर दे दिया जाएगा, तो अब यहाँ पर सवाल क्या उठ रहा है हमारा, इस चीज को देखिए कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया यह सुनिश्चित कार्य है। अब इसमें हर एक साल कितने टारगेट लिए जाएंगे कि कितने घरों को बनाना है, तो ये टारगेट वाइज होगा हमारा। तो इस प्रकार से हमारा ये टारगेट वाइज है कि घर बनाने हैं, किसके घर बनाने हैं, कब तक बनाने हैं, टारगेट अचीव्ड कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो भी हमारा क्या है, निर्धारित उद्देश्य है, जो कि हमारा डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसको लेकर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वही हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। वहीं पर अगर बात करेंगे फेलिक्स ए निग्रो, अब ये फेलिक्स ए निग्रो के बारे में बताते चले कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों तथा सामग्रियों के संगठन तथा उपयोग को ही प्रशासन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अब यहाँ पर आज के टाइम में टारगेट रख लेते हैं कि कोविड से मुक्ति चाहिए, तो कोविड से मुक्ति के लिए लोगों तथा सामग्रियों के संगठन और उपयोग को ही प्रशासन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, बात करते हैं एक पॉइंट लोगों, अब लोगों की कमी हो गई है वर्तमान में, आप देखिए तो लोगों की कमी हो गई, तो अभी यहाँ पर यह फैसला आ रहा है कि जितने भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन सब को ड्यूटी में लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जिनको ड्यूटी में नहीं लगाया जाता था क्योंकि वो अंडर ट्रेनी थे, अब उनको भी लगाया जाएगा। साथ में सामग्रियों के संगठन और उपयोग, तो जितनी भी सामग्रियां हैं, तो यहाँ पर सामग्रियों से क्या मतलब होगा आज के टाइम में, फिर से वही देखो कि कोविड-19 को आपको एक प्रकार से क्या करना है, खत्म करना है। तो कोविड को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सा हम लोग अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है ऑक्सीजन की कमी की। तो ऑक्सीजन की कमी की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसके लिए सामग्रियों के संगठन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक सामग्री हो गई, तो अब इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टील प्लांट थे, जितने भी हमारे स्टील प्लांट थे, इन सब में हम लोगों के पास ऑक्सीजन बनाने की क्षमता होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अब इन स्टील प्लांटों का प्रयोग किया जा रहा है ऑक्सीजन के निर्माण के लिए, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन आज के टाइम में प्राण रक्षक बन चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सा लोगों का प्रयोग भी आप देखा, आप लोगों ने सामग्रियों का प्रयोग भी देखा कि सामग्री कैसे आई। तो सामग्री आई तो यहाँ पर अब रेलवे ट्रांसपोर्ट कर रही है ऑक्सीजन के कंटेनर्स को। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह होता है। तो फेलिक्स एंड निग्रो ने जो कहा था कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और सामग्रियों के संगठन, तो लोगों का भी हम लोगों ने देखा कि लोगों की कमी पड़ गई, तो सीधा सा हम लोगों ने क्या किया, मेडिकल स्टूडेंट्स को एंगेज करने का सोचा है। साथ में हम लोगों ने सामग्रियों का संगठन किया जा रहा है, तो सामग्री, अब ये जो स्टील प्लांट थे, याद रखिएगा इनका काम स्टील का प्रोडक्शन करना है, मेडिकल कार्यों के लिए ऑक्सीजन देना नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो है इनके पास, और जब जरूरत है तब हम लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, यही है मैनेजमेंट हमारा। अगर कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से उसके पास रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का वो बेटर यूटिलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सवाल यह है कि अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से वह यूटिलाइज कर ले। अब यहाँ पर याद रखिएगा सिर्फ कोविड के लिए नहीं बल्कि वो अदर चीजों को लेकर भी होता है। तो यहाँ पर लोगों का प्रबंधन, सामग्रियों का प्रबंधन, ये सारा का सारा ही हमारा प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से आपका यह प्रशासन चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं कि अपने
व्यापकतम अर्थ में प्रशासन समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर कि क्या कह रहा है। अपने व्यापकतम यानी कि अपने जो एक लार्ज प्रोस्पेक्टिव में प्रशासन को समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, अब कोई एक कॉमन टारगेट है, उसकी प्राप्ति करने के लिए आपस में सहयोग का काम करते हैं तथा समूहों और गतिविधियों के रूप में। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं कि किस प्रकार से ये होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं आप एक बतलाता चलो, एक स्कीम आई थी जिसे नेट ग्रिड कहा गया था। अब नेट ग्रिड की स्कीम कब आई थी? 2010 में आई थी। नेट ग्रिड की स्कीम थी क्या? अब लोगों को ग्रिड से लगेगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी की योजना है, ऐसा नहीं था हमारे यहाँ। अब यहाँ पर टारगेट लेते हैं आतंकवाद का एक प्रकार से खात्मा, या कह लीजिए आतंकवाद की रोकथाम। तो आतंकवाद की रोकथाम में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या होती है? वहां यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी समस्या ये है कि हमारी जो एजेंसीज है, जैसे हमारी सीआईडी है लोकल स्तर पर, आईबी है, रॉ है, ये अलग अलग एजेंसी है, आर्मी इंटेलिजेंस है, ये सबके सब तो काम करते हैं, लेकिन सबके सब अलग अलग काम करते हैं, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं होता था। तो यहाँ पर इस नेट ग्रिड की योजना में देश के जितने भी 10-11 खुफिया संगठन थे, सबको आपस में सूचनाएं शेयर करने का काम सौंपा गया। तो ये क्या है? हमारा सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में। तो ये कंबाइंड एफर्ट था। टेररिज्म किसी एक आर्मी की समस्या नहीं है, किसी एक स्टेट की समस्या नहीं है, ये पूरे के पूरे इंडिया की समस्या है। आप लोगों को तो पता ही है कि ये पूरा का पूरा जो आतंकवाद का पूरा ग्रुप फैला हुआ है, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसके आपके मॉड्यूल है। अब आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि रांची जैसे जो शांत माने जाने वाले स्थल हैं, यहां पर भी आतंकवादी मॉड्यूल पाए गए हैं। 2014 में पटना की मोदी की सभा में जो बम विस्फोट हुआ था, वो रांची के लड़कों ने ही किया था। तो रांची का एक मॉड्यूल यहाँ पर से है। अब यहाँ पर सीधा सा आप देखेंगे, रांची में अगर देखेंगे तो पिछले 25-30 साल में ऐसा कोई घटना नहीं हुई है जिसमें बहुत बड़ा कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, वो इक्का दुक्का, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश लोग करते हैं, लेकिन वैसी कोई घटना होती नहीं है। मोटा मोटी अगर देखेंगे 25-30 साल में ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति, या आप कह सकते हैं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति, इस या पैसे के लालच में पड़े हुए लोग इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों का कार्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आपसी सहयोग से काम करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है जो 2010 में नेट ग्रिड योजना में लाया गया। अब ये 2010 की नेट ग्रिड योजना लागू हुई एक्चुअली 2016-17 में, जब सारी एजेंसियों को साथ में बैठाया गया और कहा गया कि अब आप लोग आपस में अपने इनपुट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये किस प्रकार की घटनाएं थी। वहीं पर जॉन ए विग के अनुसार प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। अब आप लोगों ने यह समझ लिया कि किसी एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। कोई निर्धारित उद्देश्य हो सकता है, यहाँ पर याद रखिए, कोई भी निर्धारित उद्देश्य हो सकता है जिसको पूरा करने के लिए एक सुनिश्चित कार्य है। हम लोगों ने पोलियो का प्रोग्राम चलाया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जब पोलियो का प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पर इस पोलियो की पूरे के पूरे देश भर में प्रोग्राम चलाने में सबसे पहला जो राज्य था वो था दिल्ली। यहाँ पर याद रखिएगा, और दिल्ली के उस समय सीएम थे खुराना साहब। तो यहाँ पर याद रखिएगा, खुराना साहब जो दिल्ली के सीएम थे उस समय उन्होंने इसे, दिल्ली सरकार ने पहली बार हर एक व्यक्ति को या हर एक बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाने की योजना बनाई। बाद में से पूरे के पूरे देश ने अपना लिया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये जब पूरे के पूरे देश ने अपनाया तो ये पूरा का पूरा पोलियो हमारे देश से खत्म भी हो गया जड़ से। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से कोई एक निश्चित टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए सुनिश्चित कार्य किया जा रहा है। तो यह उन घटनाओं के घटित होने की स्थितियां पैदा करने
जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं या उन घटनाओं को रोकने जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने पल्स पोलियो प्रोग्राम का नाम लिया, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारा ये इच्छित घटना थी कि हम लोग इसे पोलियो को रोक दें यहाँ पर। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर कोई घटना हम होने देना चाहते हैं या उन घटनाओं को रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पर पल्स पोलियो प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे थे, पोलियो को रोकना चाह रहे थे। तो यहाँ पर इसको लेकर योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्था की जाती है और संसाधनों का नियोजित प्रयोग किया जाता है। जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र थे, जितने भी हमारे स्कूल थे, हर जगह यहाँ पर पल्स पोलियो की ड्रॉप लगाई पिलाई गई। यहाँ तक कि इसके एडवर्टीजमेंट में अमिताभ बच्चन तक उतर गए थे कि ये हम लोगों को एक नेशनल टारगेट लेना। ये बात अलग है कि अमिताभ बच्चन क्यों उतरे थे, वो अलग घटना है, याद रखिएगा। अमिताभ बच्चन उतरने के पीछे कारण यह था कि उनकी एक एबीसी कंपनी थी, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड। अब यह दिवालिया हो गई थी। अब ये दिवालिया हो गई तो दूरदर्शन के ऊपर 11 करोड़ रुपए के समथिंग बकाया बचा हुआ था उनका, तो दूरदर्शन कैसे वसूलेगा उनसे। तो दूरदर्शन ने उससे पल्स पोलियो का ऐड करवाया और उस ऐड से ही वसूला था। तो यह ऊर्जा, समय तथा धन के मामलों में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। तो यहाँ पर यह क्या है, यह ऊर्जा, समय तथा धन के मामले में न्यूनतम, प्रशासन का हमेशा लक्ष्य होता है मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम बेनिफिट को लेना। अब यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो टारगेट है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्री की व्यवस्था है, यही प्रशासन है। अब आप देखेंगे मार्स ऑर्बिटल मिशन, तो मार्स ऑर्बिटल मिशन जो था वह न्यूनतम लागत पर किया गया। उद्देश्य था मार्स पर, मंगल ग्रह पर पहुंचना, और इसके लिए कैसे श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था की गई और कैसे उसे हम लोगों ने एक प्रकार से कह सकते हैं अरेंज किया, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसरो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, तो वह भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यह इस प्रकार की घटना है। अब यहाँ पर फिफ्नर, प्रशासन वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव तथा भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। बहुत ही क्लियर है यहाँ पर डिफिनेशन हमारा। प्रशासन जो हमारे वांछित, जो डिजायर्ड टारगेट है, उनको प्राप्त करने के लिए जो किया जाने वाला मानव यानी कि ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स, जितने भी है हमारे मानव संसाधन तथा भौतिक संसाधनों का संगठन है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग बेहतर तरीके से और उनको डायरेक्ट करते हैं कि कैसे हम इसे काम कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फिफ्नर ने इस डेफिनेशन को दिया है। तो आप समझ सकते हैं, हर एक चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यह एक्चुअली किस प्रकार से हमारा तैयार हो रहा है, ये सारी की सारी घटनाएं। तो यहाँ पर ये फिफ्नर का उद्देश्य था। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के विशेषज्ञ हैं जिन्हें हम लोग एलडी वाइट के नाम से जानते हैं। प्रशासन की कला किसी लक्ष्य या उद्देश्य को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के कार्यों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण है। तो यहाँ पर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रशासन की जो पूरा का पूरा अगर बात करेंगे कि कला किसी लक्ष्य, कोई भी एक टारगेट हो सकता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टारगेट है, यहाँ पर उन टारगेट को हासिल करने के लिए अनेक व्यक्तियों के द्वारा, इसमें कोई एक व्यक्ति से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता, अनेक व्यक्तियों के द्वारा कार्यों का निर्देशन हो रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, या कह सकते हैं प्रशासन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा ये सारी चीजें आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लूथर गुलिक की, और जाने माने विशेषज्ञ है लूथर गुलिक। प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ काम कराने से है। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर कट है, देखिए, प्रशासन का सरोकार, प्रशासन का मतलब किससे है, निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति के साथ काम को कराने से है। कोई निर्धारित उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए जब काम कराए जाए। अब कोई निर्धारित उद्देश्य हो सकता है यहाँ पर। अब हम लोगों ने उद्देश्य रखा कि हम लोग ग्रामीण सड़कों को
शहरों से जोड़ेंगे, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उद्देश्य है कि रूरल जो रोड्स है उनको 12 महीने वाले रोड में ऑल वेदर रोड्स के रूप में कन्वर्ट किया जाए और उनको टाउनशिप के साथ जोड़ा जाए। तो यहाँ पर इसके लिए काम कराया जा रहा है। तो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर जम के काम चल रहा है। हर एक कई साल से हमारा ये काम चलता आ रहा है। हमारा उद्देश्य है 12 महीने वाली सड़कों से हमारे गांवों को जोड़ देना। तो यह हमारा लुथिर गुलिक की परिभाषा में यह स्पष्ट होता है। उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट कर देती है कि प्रशासन के दो मूलभूत घटक हैं। अब यहाँ दो फैक्टर्स हैं। पहला है कंबाइंड एफर्ट, सामूहिक प्रयास, और दूसरा है समान लक्ष्य, कॉमन टारगेट। अब कॉमन टारगेट है कि हर एक गांव को जोड़ देना है हमें, किससे? शहरों से जोड़ देना है। अब यहीं पर इस चीज को लेकर आए थे हमारे एक बड़े जाने माने राष्ट्रपति भी हैं, साथ में हमारे राष्ट्र चिंतक, जिनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने इस योजना का नाम दिया था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, PURA, पूरा। तो यहां पर याद रखिएगा पूरा, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम की योजना थी। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग जानते हो, देश के बारे में वैसे भी राष्ट्र चिंतक कम होते हैं, तो राष्ट्र चिंतकों में ये अग्रणीय स्थान रखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं राष्ट्र चिंतक, तो सबसे पहले ध्यान आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जैसे राष्ट्र चिंतकों का स्थान आता है, जो अपने राष्ट्र के बारे में कल्पना करते थे कि हमारा राष्ट्र इस स्तर पर पहुंचेगा। उसके बाद प्रमुख राष्ट्र चिंतकों में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को रखते हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को। मैं इनको क्यों राष्ट्र चिंतक कह रहा हूं, ये सोचिए, क्योंकि यह बिना किसी पद पर रहे हुए भी राष्ट्र की चिंता करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जब डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे तब भी इनके दृष्टिकोण में राष्ट्र सर्वोपरि था। अटल बिहारी वाजपेयी जब कुछ नहीं थे तब पर भी उनके निर्देशन में या ध्यान में सिर्फ राष्ट्र हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुछ नहीं थे, उस समय भी राष्ट्र हुआ करता था। दीनदयाल उपाध्याय कुछ नहीं थे, तब पर भी उनके चिंता में, चिंतन में राष्ट्र सर्वोपरि हुआ करता था। अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आपके चिंता और चिंतन में तो होगा ही राष्ट्र, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। लेकिन जब आदमी कुछ नहीं होता है तब ये अगर चीजें हैं, तो यहां पर याद रखिएगा, तो यहां पर इस चीज को दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, इसको पूरा नाम दिया गया था। तो यहां पर याद रखिएगा, तो यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार के समान लक्ष्यों के साथ है आपका। अब यहाँ पर याद रखिएगा, प्रशासन क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विविधता पूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनाओं में काम करती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अनेक प्रकार के संस्थाओं को एक साथ मैनेज करना, यही है एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारा कई प्रकार की संस्थाओं को हम विविधता पूर्ण संस्थाओं का व्यवस्थापन करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, तो यही है हमारा काम, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। अपने संस्थागत व्यवस्थापनों के आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में बांटा जाता है। अब इसको हम लोग लोक प्रशासन भी कहते हैं और व्यक्तिगत प्रशासन भी कहते हैं। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन प्रशासन है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन गैर सरकारी व्यवस्थापन या व्यापारिक उद्यम है। अब मान लो मेरी एक इंडस्ट्रीज है, या फिर कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह क्या होगा हमारा? वह व्यक्तिगत एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो व्यक्तिगत एडमिनिस्ट्रेशन का उदाहरण है। वहीं पर हमारे डीसी साहब जो हमारे जिले में बैठते हैं, वह लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, व्यक्तिगत जो कि किसी व्यापारिक घराने में हो सकता है, व्यापारिक उद्यम में हो सकता है, किसी छोटी इकाई में हो सकता है, लेकिन वही जब लोगों के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तब वह लोक प्रशासन का स्वरूप है या लोक प्रशासन है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली लूथर गुलिक कहना क्या चाह रहे थे।
अब यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर आते हैं कि यहाँ पर परिभाषाएं क्या क्या है। लोक प्रशासन प्रशासन को अधिक व्यापक क्षेत्र में का एक पहलू है। यह राजनीतिक निर्णयों निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, लोक प्रशासन प्रशासन के एक अधिक व्यापक क्षेत्र का एक पहलू है। एक बहुत बड़ा जो व्यापक क्षेत्र है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका एक पहलू है। एडमिनिस्ट्रेशन का हर वक्त उद्देश्य लोक प्रशासन हो, ये कहीं जरूरी तो नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, यह लोक प्रशासन इसी का एक अंग है प्रशासन के अंतर्गत। अब यहाँ पर याद रखिएगा, प्रशासन का अर्थ अगर एक समय में हम देखेंगे, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा हम पीछे आपको लिए चलते हैं, तो प्रशासन 2016 आप लोगों को याद होगा 8 नवंबर, तो यहाँ पर 8 नवंबर 2016 को सबसे पहले नोटबंदी की गई थी। तो नोटबंदी जब की गई थी तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था राजस्व प्राप्ति। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति था यहाँ पर। अब राजस्व प्राप्ति के माध्यम से लोक कल्याण होगा, ये अलग चीज है, मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इसका एक पहलू नोटबंदी का राजस्व प्राप्ति था। ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके, यह लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर सीधा सा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़े व्यापक क्षेत्र में हम लोग कोई एक विशेष कार्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो प्रशासन अलग अलग उद्देश्यों के लिए हो सकता है और उसका एक हिस्सा लोक प्रशासन भी है, यानी कि लोगों के बेनिफिट के लिए। आज जो कोविड से हम लोग लड़ने का इंतजाम कर रहे हैं वो लोक प्रशासन का हिस्सा है। राजनीतिक निर्णय निर्माताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, अब राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, इन राजनीतिक निर्णयों का आज के लोकतांत्रिक समाज में भी यह उद्देश्य होता है कि वह लोगों का कल्याण ही करे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग कल्याण को ही केवल फोकस हो, इसके अलावा वह अन्य प्रकार से भी फोकस हो सकता है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में लोक प्रशासन के जगह पर वो प्रशासन था। अब अंग्रेजों का जो शासन काल था उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1858 से लेके 1947 तक के समय को क्या कहेंगे, उसे प्रशासन कहेंगे। क्यों प्रशासन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोक कल्याण की कोई भावना नहीं थी। इस प्रशासन का मूल उद्देश्य था कि अपने मूल राज्य ब्रिटेन की ज्यादा से ज्यादा भलाई की जा सके और ज्यादा से ज्यादा भारत से धन लूट के ले जाया जा सके। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अंग्रेजों का प्रशासन जो था उसका कहीं कोई लोक प्रशासन से रिलेशन नहीं था। तो यहाँ पर प्रशासन अलग अलग तरीके का है, लोक प्रशासन एक उसका हिस्सा है, बस इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी सरकारें आती हैं जिनका पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन केवल चलाना है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और नहीं तो उनके विरोध में कोई भी बातें न उठ पाए। और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद होता है। इसे सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोक प्रशासन में लगे विशेषण लोक का अर्थ सरकार होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब यहाँ पर कहने को आप कह सकते हैं कि यह जो सरकारी प्रशासन है इसका ही मूल अर्थ लोक प्रशासन है, क्योंकि लोक का अर्थ ही लोगों के द्वारा ही सरकार बनी है। तो इस प्रकार से हम इसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार लोक प्रशासन का ध्यान लोक नौकरशाही पर, यानी सरकार के नौकरशाही संगठन पर केंद्रित होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, लोक प्रशासन को किन रूपों में परिभाषित किया गया है। हम यहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध चिंतक हैं वुड्रो विल्सन, उनकी बात हम लोग करते हैं। वुड्रो विल्सन बड़े विख्यात प्रशासनविद हैं, इस चीज को याद रखिएगा। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन का काम कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। अब यहाँ पर लोक प्रशासन का कार्य क्या बतला रहे हैं वुड्रो विल्सन, कि कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। जो कानून है उसे
व्यवस्थित रूप से लागू करना है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट भी तो कानून था, तो रॉलेट एक्ट को लागू करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा था। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे, जबकि रॉलेट एक्ट में कहीं कोई लोक कल्याण की भावना नहीं थी। कानून लागू करवाने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है। अब इस कोई भी कानून है, उसे लागू करवाने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है। जबकि एलडी वाइट कहते हैं लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। एलडी वाइट का जो पूरा का पूरा फोकस है वह लोक कल्याण या लोक नीति की पूर्ति करने से है। वहीं पर लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार तथा इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है। यहाँ सरकार के काम होते हैं, हालांकि प्रत्यक्षतः विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इनके संबंध में समस्याएं हैं। अब आप अक्सर देखोगे कि इंडिया का जो सरकार है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उनके न्यायपालिका के साथ हमेशा कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है। आज की बात नहीं है, आप देखेंगे हर सरकार, जो मजबूत सरकारें होती है, उनकी कहीं ना कहीं अनबन चलती रहती है। 2011 से आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 2011 से लेकर मनमोहन सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बात कर रहे थे तो मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ पर अड़े हुए थे, हालांकि दोनों में धीरे धीरे सामंजस्य बैठ गया और आज बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार की गतिविधियां या इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वो हमारा कई प्रकार के विरोधाभास यह बतलाते हैं कि निश्चित तौर पर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका सरकार के विरुद्ध भी टिप्पणी कर सकती है। अब जैसे 2-3 दिन पहले की बात थी है, अभी हाई कोर्ट ने दिल्ली की सरकार पर काफी तीखी टिप्पणी की है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, दिल्ली की सरकार के ऊपर काफी तीखी टिप्पणी करने का मुख्य कारण यह था क्योंकि जो सरकारें हैं वह निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक उठापटक में ज्यादा लगी हुई थी, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो चुका है, तो ऑक्सीजन कम हो चुका है तो इसकी डिमांड किससे करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे, न कि फेसबुक पर करेंगे। तो यहाँ पर दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के बाद में जा रही थी, पहले वो फेसबुक पर डाल रही थी कि हमें इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको लेकर काफी लथाड़ लगाई गई है दिल्ली की सरकार की। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार से चीजें होती हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो प्रशासन और लोक प्रशासन है, इन दोनों के बीच का यही हिस्सा होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, लूथर गुलिक सीधे तौर पर कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इसकी कार्रवाई कार्यकारी शाखा से होता है। जहां सरकार के काम होते हैं, हालांकि प्रत्यक्षतः विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। तो हर देश में जहां जहां डेमोक्रेसी मजबूत है वहां वहां इस प्रकार की समस्याएं होंगी। अब पाकिस्तान में ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। वहां जो जुडिशरी कहती है वो वही कहती है जो वहां की आर्मी कहती है, और आर्मी वही कहती है जो सरकार कहती है। अब ये सरकार क्या कहती है, आर्मी क्या कहती है, जुडिशरी क्या कहती है, आप एक ही चीज निकल कर आएगा, देखेंगे आर्मी जो कह रही है उसे सरकार भी कहेगी, जुडिशरी भी कहेगी। तो यहाँ पर वहां आर्मी का बोलबाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो घूम फिर कर सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो यहाँ पर कोई विरोधाभास पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। अभी तक 1947 से एक भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। 5 साल पूरे नहीं किए हैं, ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं, कोई भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 5 साल पूरा ही नहीं कर पाती है, तो कैसा लोकतंत्र है आपका? तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां भी है। तो लूथर गुलिक का कहना यह निश्चित तौर पर सही है। अब यहाँ पर साइमन, आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्य शाखाओं की गतिविधियां, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो कार्य करती है उसे ही हम लोग लोक प्रशासन कहते हैं। वहीं पर फिफ्नर, लोक प्रशासन का अर्थ है सरकारी काम करना, चाहे वह किसी स्वास्थ्य प्रयोगशाला में
एक्सरे मशीन चलाना हो या टकसाल में सिक्के ढालना हो, यह हब सब कुछ लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तालमेल के साथ काम करके सरकार के काम को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, E.N. ग्लैडन, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। अब एक लाइन में लिख दिया गया है, लोक प्रशासन का सरोकार सरकार के प्रशासन से है। सरकार जो भी कुछ कह रही है या कर रही है वो लोक प्रशासन का हिस्सा है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। वहीं जब एच वॉकर कहते हैं कि किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो काम करती है उसे लोक प्रशासन कहते हैं। तो यहाँ पर अब कानून की बात आ रही है, किसी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो कार्य करती है वो लोक प्रशासन है। अभी कृषि कानून आए हैं, अब ये कृषि कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार जो भी कार्य कर रही है वह आपका लोक प्रशासन के दायरे में आएगा। तब आप इसे समझ सकते हैं कि ये चीजें किस प्रकार से, बहुत सारे लोग होंगे जो किसान बिल के फेवर में होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो विरोध में भी हैं उनको भी, जब एक प्रकार से कहिए कि उनको भी तैयार किया जा रहा है इस पूरे के पूरे एक्ट के लिए या पूरे के पूरे कानून के लिए, तो वह भी लोक प्रशासन का ही एक अंग है। तो प्रशासन का कार्य है लोगों को साथ लेकर चलना। अगर कोई कानून से या किसी अन्य चीजों से समस्याएं हैं तो निश्चित तौर पर उसको भी लोगों को समझा बुझाकर एक झंडे के तले या एक नियम के तले लेकर आना, यही उद्देश्य होता है। चलते चलते एक और आप लोग का यहाँ पर मैं देख लूं, विलोमी। विलोमी राजनीतिक विज्ञान में प्रशासन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसे लार्ज सेंस में कहें तो इसका तात्पर्य सरकारी मामलों के निर्धारण में शामिल कार्यों से होता है, या फिर अगर उसे नैरो पार्ट में कहें तो इसका तात्पर्य केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है। तो यहाँ पर नैरो सेंस में अगर तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच जो कर रही है वही लोक प्रशासन है, जबकि लार्ज सेंस में अगर बात करेंगे तो सरकारी मामलों के निर्धारण में जो भी कार्य शामिल होंगे वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। डी वाल्डो के बारे में हम लोग अगली क्लास में जानते हैं। चलिए अभी लेते हैं ब्रेक सबसे पहले, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।